गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिया कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। आज की ये जो क्लास है, इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख, प्रशस्ति पत्र, लेख, इन सभी के बारे में, जो कि राजस्थान के इतिहास विषय के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इसका अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे कि राजस्थान के महत्वपूर्ण अभिलेख, प्रशस्ति पत्र, हम इनसे क्या जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो जब हम राजस्थान के अभिलेखों की चर्चा करते हैं, लेखों की चर्चा करते हैं, तो हमको इनसे पता लगता है किसी भी राजवंश की उपलब्धियों के बारे में, किसी भी कालक्रम को निर्धारित करने में, किसी भी प्राचीन क्षेत्र के नाम की जानकारी हमको इनसे मिलती है। तो ये इतिहास के प्रारंभिक स्रोत होते हैं, दी एसेंशियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इनको हम कह सकते हैं। ये हमारी इतिहास को बुनने में, इतिहास का निर्माण करने में बहुत हद तक हमारी मदद करते हैं। तो आज हम जानेंगे राजस्थान इतिहास के अंतर्गत राजस्थान के महत्वपूर्ण अभिलेख, शिलालेख, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। तो आज का हमारा जो विषय रहने वाला है, वो रहेगा हमारा राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेख। अभिलेख आदि। तो आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण शिलालेखों का, अभिलेखों का, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, शिलालेख, शिला का मतलब होता है चट्टान, पत्थर। प्राचीन समय में कोई भी शासक अपनी किसी भी युद्ध का वर्णन करने के लिए, अपनी उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए, उनके जो राजकवि, दरबारी होते थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या है कि पत्थर के ऊपर उत्कीर्ण कर दिया जाता था उनके कारनामों को, उनकी उपलब्धियों को। इनको हम कहते हैं शिलालेख। और कभी कागजों में, पुस्तकों में लेखबद्ध कर भी दिया जाता था उनको, तो वो हमारे अभिलेख कहलाते हैं। तो इन अभिलेखों और शिलालेखों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, राजस्थान के कितने शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए, कौन सा लेख किस राजा से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, आज की इस क्लास में हम यही चर्चा करेंगे। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान के शिलालेखों की, तो सबसे पहला शिलालेख आता है हमारा घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख। सबसे पहले कोई भी लेख कहां से प्राप्त हुआ, उस शिलालेख से क्या जानकारी मिली, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात होती है। तो अगर मैं बात करूं घोसुंडी शिलालेख की, तो ये लेख हमको प्राप्त हुआ है नगरी से। नगरी, और नगरी है चित्तौड़। नगरी कहां पर है? चित्तौड़ में। तो घोसुंडी शिलालेख नगरी चित्तौड़ से मिला है। और इसका समय अगर हम देखें कि ये किस समय का है, तो 2 BC, यानी दूसरी ईसा पूर्व। BC का मतलब बिफोर और बर्थ क्रिसिस, ठीक है। तो 2nd BC का है, दूसरी BC ईसा पूर्व का जो ये लेख है घोसुंडी शिलालेख, इसकी प्राप्ति हुई है हमको नगरी चित्तौड़ से। अब ये हमको स्थान का पता लग गया, इसका समय का पता लग गया, और इसमें वर्णन किसका है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है। घोसुंडी शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें 2 बातों का वर्णन मिलता है। पहले तो ये जो लेख लिखा गया है, ये लेख किस लिपि में लिखा गया है, तो इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि है हर्षकालीन
एवं हर्षकालीन एवं महाजनी, हर्षकालीन एवं महाजनी लिपि में लिखित, हर्षकालीन एवं महाजनी लिपि में लिखित। घोसुंडी शिलालेख हर्षकालीन एवं महाजनी लिपि में लिखित है। और अगर हम दूसरी बात करें, दूसरे फैक्ट की, इस शिलालेख से भागवत धर्म, इस शिलालेख से भागवत धर्म एवं अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देखो, घोसुंडी शिलालेख की प्राप्ति हुई नगरी चित्तौड़ से। दूसरी ईसा पूर्व का यह लेख है। इस लेख से दो बातों की जानकारी मिलती है हमको कि यह जो लेख है, ये जो शिलालेख है, हर्षकालीन एवं महाजनी लिपि में लिखित है। दूसरा, इस शिलालेख से भागवत धर्म एवं अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो ये हुआ हमारा पहला घोसुंडी शिलालेख। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पहला घोसुंडी शिलालेख की प्राप्ति कहां से हुई, किस शिलालेख से अश्वमेध यज्ञ और भागवत धर्म की जानकारी मिलती है, घोसुंडी शिलालेख। तो आपको किसी भी शिलालेख के स्थान, उसका समय और उसमें क्या वर्णन है, उससे क्या जानकारी मिलती है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। दूसरे नंबर पर हमारा महत्वपूर्ण आता है शिलालेख, उसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। उसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। इसका अगर मैं समय की बात करूं बिजोलिया शिलालेख की, तो यह है 1170 ईस्वी का। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का है। अब बिजोलिया शिलालेख से हमको क्या जानकारी मिलती है, फर्स्ट जानकारी मिलती है अजमेर एवं सांभर के चौहानों की जानकारी। तो बिजोलिया शिलालेख से हमको अजमेर एवं सांभर के चौहानों की जानकारी मिलती है। दूसरा और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे इस लेख से संबंधित, इस शिलालेख में चौहानों को, इस शिलालेख में चौहानों को वस्त्र गोत्रीय ब्राह्मण, इस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। पटवारी प्री में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, तो वह हमारा शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। अगर मैं बात करूं इसके रचयिता की कि इस शिलालेख को किसने रचा है, तो वो हैं गुणभद्र। इसके रचयिता हैं गुणभद्र और इसको उत्कीर्ण करवाया है, उत्कीर्णक जिसने इसको उत्कीर्ण करवाया है वो है गोविंद ने बिजोलिया शिलालेख को उत्कीर्ण करवाया है और इसके रचयिता हैं गुणभद्र। तो ये बात हुई बिजोलिया शिलालेख से। इस शिलालेख से हमको अजमेर एवं सांभर के चौहानों की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके जो रचयिता है वो गुणभद्र है और उसके जो उत्कीर्णक है वो कौन है, गोविंद है। इसके बाद आता है हमारा तीसरा
चिरवा, चिरवा शिलालेख। तीसरे नंबर पर आता है हमारा चिरवा शिलालेख। यदि इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो यह है 1273 ईस्वी का, 1273 ईस्वी टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड भी याद रखने हैं, एग्जाम में आपको इधर शिलालेख दे दिए जाएंगे, इधर उनकी अवधि दे दी जाएगी और आपको उनका मिलान करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक शिलालेख का टाइम पीरियड भी अवश्य याद रखें। चिरवा शिलालेख, यदि हम बात करें कि इस शिलालेख से हमको क्या जानकारी मिलती है, तो पहला आप ध्यान रखें, इस शिलालेख की रचना आचार्य भुवन सिंह सूरी के शिष्य, आचार्य भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभा सूरी ने की तथा इसे उत्कीर्ण केली सिंह, किसने करवाया? केली सिंह ने करवाया। तो यदि हम बात करें चिरवा शिलालेख की, तो इसका समय अवधि है 1273 इसका समय अवधि है। और इस शिलालेख की रचना आचार्य भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभा सूरी ने की तथा इसे उत्कीर्ण केली सिंह ने करवाया था। दूसरी, इस लेख से क्या जानकारी मिलती है? यह लेख बागेश्वर एवं बागेश्वरी, यह लेख बागेश्वर एवं बागेश्वरी की आराधना से प्रारंभ होता है। यह लेख बागेश्वर एवं बागेश्वरी की आराधना से प्रारंभ होता है। और इससे क्या जानकारी मिलती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इस लेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो सती प्रथा का प्रमाण देने वाला लेख कौन सा है? चिरवा शिलालेख। यदि हम आगे बात करें, इस लेख से चार गुहिल वंशीय शासकों, कौन कौन से? पदम सिंह, जेत्र सिंह, समर सिंह तथा तेज सिंह की जानकारी मिलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो चिरवा का शिलालेख था उससे चार जानकारियां हमको मिलती है। पहली, इस लेख की जो रचना की है वो आचार्य भुवन सिंह सूरी के शिष्य रतन प्रभा सूरी ने किया, इसको उत्कीर्ण केली सिंह ने करवाया। यह लेख बागेश्वर एवं बागेश्वरी की आराधना से प्रारंभ होता है। इस लेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। इस लेख से चार गुहिल वंशीय शासकों जेत्र सिंह, समर सिंह, तेज सिंह तथा पदम सिंह की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखिए अगला लेख आता है हमारा चौथे नंबर पर,
श्रृंगी ऋषि का लेख। श्रृंगी ऋषि का लेख, यदि इसके समय की बात करें तो यह है 1428 ईस्वी। श्रृंगी ऋषि का लेख 1428 ईस्वी का। यदि हम बात करें रचयिता कि इस लेख को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है कविराज वाणीविलास, कविराज वाणीविलास योगेश्वर। ये इसके रचयिता हैं कविराज वाणीविलास योगेश्वर। यदि इसके उत्कीर्णक की बात करें कि इस लेख को किसने उत्कीर्ण करवाया, तो वो थे पन्ना। इसके उत्कीर्णक थे पन्ना। पन्ना ने इसको उत्कीर्ण करवाया। अब इस लेख से क्या मिलता है? इस लेख से महाराणा हमीर, इस लेख से महाराणा हमीर की उपलब्धियों, इस लेख से महाराणा हमीर की उपलब्धियों तथा भीलों की सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो इस लेख से महाराणा हमीर की उपलब्धियों तथा भीलों की सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। तो ऐसा लेख जो महाराणा प्रताप, महाराणा हमीर की उपलब्धियों तथा भीलों की सामाजिक स्थिति की जानकारी देता है, वो कौन सा लेख है? श्रृंगी ऋषि का लेख। इसके अलावा इसे जानकारी मिलती है राणा लाखा ने प्रयाग, गया तथा काशी, प्रयाग, गया तथा काशी में हिंदुओं से लिए जाने वाले कर हटवाए। तो श्रृंगी ऋषि लेख से हमको जानकारी मिलती है कि राणा लाखा ने प्रयाग, गया तथा काशी में हिंदुओं से लिए जाने वाले कर हटवाए। तो ये था हमारा श्रृंगी ऋषि का लेख, जिससे हमको ये जानकारी मिलती है। इसके बाद हमारा लेख आता है अगला राजप्रशस्ति। राजप्रशस्ति। अगर मैं राजप्रशस्ति की बात करूं तो इसका समय है 1676 ईस्वी। राजप्रशस्ति कब की है? 1676 ईस्वी। इसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। इसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट राजप्रशस्ति के। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख, अगर मैं बात करूं भारत का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो वो है राजप्रशस्ति। राजसमंद झील की पाल पर 25 पाषाण यानी पत्थर, राजसमंद झील की पाल पर 25 पाषाण पट्टिकाओं, 25 पाषाण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण, ये ध्यान रखें। तो ये थी राजप्रशस्ति। इसके रचयिता की अगर हम बात करें तो इसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। भारत का सबसे बड़ा शिलालेख है और इसकी प्राप्ति कहाँ हुई? राजसमंद झील की पाल पर 25
पत्थर की पट्टिकाओं पर ये राज प्रशस्ति क्या है, उत्कीर्ण है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये चित्तौड़ का मानमोरी, चित्तौड़ का मानमोरी का लेख, चित्तौड़ का मानमोरी का लेख, चित्तौड़ का मानमोरी का लेख, यह है हमारा 713 ईस्वी। चित्तौड़ का मानमोरी का लेख 713 ईस्वी। इससे फैक्ट याद रखोगे इसके संबंध में, इस लेख के संबंध में, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने इस लेख को, कर्नल जेम्स टोड ने इस लेख को समुद्र में फेंक दिया था, इस लेख को समुद्र में फेंक दिया था इंग्लैंड जाते समय। ध्यान रखें, जब कर्नल जेम्स टोड, यानी इनको राजस्थान इतिहास के पिता भी कहते हैं, जब ये इंग्लैंड जा रहे थे तो इन्होंने चित्तौड़ के मानमोरी लेख जो कि 713 ईस्वी का है, समुद्र में इसको फेंक दिया था। इसके बाद दूसरे लेख की बात करें हम, कणसुआ, कणसुआ, कणसुआ है कोटा, कणसुआ कहां पर है, कोटा। कणसुआ का लेख, कणसुआ का लेख, ये लेख है 738 ईस्वी, ये लेख है 738 ईस्वी। इस लेख में क्या होता है कि मौर्य वंशी शासक, मौर्य वंशी शासक, मौर्य वंशी शासक, मौर्य वंशी शासक धवल का, मौर्य वंशी शासक धवल का वर्णन मिलता है। तो मौर्य वंशी शासक धवल का वर्णन किस लेख से मिलता है, वो है हमारा कणसुआ कोटा का लेख जो कि 738 ईस्वी का है। इसके बाद आगे देखें, इसके बाद आता है हमारा बुच कला का लेख, बुच कला, बुच कला का लेख, बुच कला का लेख, बुच कला का लेख है 815 ईस्वी, 815 ईस्वी बुच कला का लेख। और इस लेख से हमको जानकारी मिलती है प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय की, नागभट्ट द्वितीय। ध्यान रखें, नागभट्ट द्वितीय के संबंध में जानकारी देने वाला लेख है कौन सा, बुच कला का लेख। नेक्स्ट आता है हमारा घटियाला का लेख, घटियाला का लेख, यह है हमारा 861 ईस्वी, 861 ईस्वी का घटियाला का लेख 861 ईस्वी है। और इसमें हमको प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासक कुक्कुत, प्रतिहार शासक कुक्कुत का वर्णन मिलता है, किससे, घटियाला का लेख। इसके बाद हम अगर बात करें, इसके बाद आता है हमारा सारनेश्वर, सारनेश्वर प्रशस्ति, सारनेश्वर प्रशस्ति, सारनेश्वर प्रशस्ति है हमारी 951 ईस्वी। ध्यान रखें, सारनेश्वर प्रशस्ति में क्या होता है, इस प्रशस्ति से, इस प्रशस्ति से गुहिल, इस प्रशस्ति से गुहिल वंशीय शासक अल्लट, गुहिल वंशीय शासक अल्लट व उसके पुत्र, व उसके पुत्र नरवाहन की जानकारी मिलती है, वे उसके पुत्र नरवाहन की जानकारी मिलती है। गोहिल वंशीय शासक
अल्लट व उसके पुत्र नरवान की जानकारी किससे मिलती है? सारणेश्वर प्रशस्ति से। आगे देखें, उसके बाद आता है हमारा ओसिया का लेख। ओसिया का लेख, ओसिया का लेख है 956 ईस्वी। ओसिया का लेख 956। इससे किसकी जानकारी मिलती है इस लेख में? यानी जो ओसिया का लेख है उससे जानकारी मिलती है प्रतिहार शासक वत्सराज की। प्रतिहार शासक वत्सराज की। आप जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें जो पालों का संघर्ष हुआ, ठीक है, उसमें राष्ट्रकूट, पाल और ये जो प्रतिहार शासक थे उनका जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसमें वत्सराज ने भी भाग लिया था। इस लेख में प्रतिहार शासक, इस लेख में प्रतिहार शासक वत्सराज को रिपुओ मतलब दुश्मन, रिपुओं का दमन करने वाला बताया गया है। तो डियर विद्यार्थियों, देखो हमने पढ़ा घटियाला का लेख, प्रतिहार शासक कुकुत का वर्णन, सारणेश्वर प्रशस्ति 951, इसमें क्या है? गुहिल वंशीय शासक अल्लट व उसके पुत्र नरवान की जानकारी मिलती है। उसके बाद पढ़ा हमने ओसिया का लेख 956 ईस्वी, इसमें क्या होता है? प्रतिहार शासक वत्सराज को दुश्मनों का दमन करने वाला बताया गया है। इसके बाद आता है हमारा अचलेश्वर का लेख। अचलेश्वर का लेख है 1285 ईस्वी। अचलेश्वर का लेख है 1285 ईस्वी। और इससे क्या जानकारी मिलती है? हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा को राजतव की प्राप्ति। यानी जो अचलेश्वर का लेख है वो हमको जानकारी देता है कि हारित ऋषि के आशीर्वाद से बापा को जो है शासन मिला था, उनके आशीर्वाद से उनको राजतव की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद आती है हमारी रणकपुर प्रशस्ति है 1439 ईस्वी। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। इसके संबंध में ध्यान रखिए आप, इस प्रशस्ति में बापा तथा कालभोज, इस प्रशस्ति में बापा तथा कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना गया है। तो मैंने बताया आपको रणकपुर प्रशस्ति जो कि कब की है? 1439 ईस्वी की। और इस प्रशस्ति में बापा तथा कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना गया है। तो डियर विद्यार्थियों, हमने आज की क्लास में राजस्थान इतिहास से संबंधित जितने भी शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्तियां हैं उनका अध्ययन करने की कोशिश किया। अभी बहुत सारी हैं, लेकिन हमको एग्जाम के व्यू से, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, हमारे माइंड की भी एक लिमिटेशन होती है कि वो निश्चित कंटेंट और निश्चित समय के लिए चीज़ों को याद रख सकता है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने आपको शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्ति करवाई हैं वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप सभी इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा और नोट डाउन आपने कर लिया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के सिक्कों का। और ये सारा मटेरियल जो है, जो हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की
कला एवं संस्कृति हो, राजस्थान का इतिहास हो, ये सभी कंटेंट राजस्थान से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम से संबंधित है। तो प्रत्येक बच्चा इन सब चीज़ों को गहराई से अध्ययन करे, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।